अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज आपका जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन शुरू किया था, एरिया, जिसको हमने 7 हिस्सों में 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। और उसमें से हमने पहले 2 चैप्टर जो थे वो कल की क्लास में स्टडी किए थे। आज हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर देखते हैं। अब हमारा तीसरा जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड हैबिटाट। चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इकोसिस्टम से क्या मुराद है? इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव, फीड, रिप्रोड्यूस एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम कहते हैं एक कम्युनिटी को। उस कम्युनिटी में मतलब आपके पास पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जो एक उसमें मतलब आपके इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंट में रह भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। इस पूरी चीज को एक इकोसिस्टम कहते हैं। आप कहें कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम से मुराद एक कम्युनिटी है, मतलब आपकी इन्वायरमेंट में कम्युनिटी है जानदार चीजों की, जिनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, खा पी रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब है कि उनकी रिप्रोडक्शन हो रही है। अभी मेरे ख्याल से ज्वाइन तो कर लिया है बहुत से लोगों ने, 17 पार्टिसिपेंट्स ने कर लिया। तो कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। हाँ, बस वो आएंगे तो फिर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दोबारा आप सारा इकोसिस्टम रिवाइज कर दें। अच्छा, ठीक है। इकोसिस्टम जो बेसिकली है वो एक कम्युनिटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की। मतलब एक हमारी कम्युनिटी में, हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो हमारी हम इन्वायरमेंट में एक कम्युनिटी रह रही है जानदार चीज़ों की, जिसमें पौधे हैं, इंसान है, जानवर हैं और ये कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये रह रहे हैं, ये मतलब वहाँ रह भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, इनकी रिप्रोडक्शन भी हो रही है, मतलब है कि ये रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं, इनकी नस्लें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये इकोसिस्टम जो है, एन इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इन्वायरमेंट। ये एक इन्वायरमेंट का एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम जो, इकोसिस्टम जो है। ये आपका जो एक लाइन है ना, ये आपकी लाइन एक एमसीक्यूज भी है कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इन्वायरमेंट। नीचे ऑप्शंस में दिया जाएगा इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कोई और चीज जो साथ होगी, ए बायोटेक या बायोटेक, इस तरह की। लेकिन जिन्होंने मतलब स्टडी किए हुए हैं उनको ये पता है कि भाई इन्वायरमेंट, हमारी जो माहौल है, उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है ना, वो एक इकोसिस्टम है। अब हर इन्वायरमेंट का अपना अपना एक इकोसिस्टम है। मिसाल के तौर पर एक गर्म इलाके की एक इन्वायरमेंट है, तो उस गर्म इलाके की इन्वायरमेंट का अपना एक इकोसिस्टम होगा कि जहाँ उस गर्म इलाके के पौधे होंगे, वहाँ उस गर्म इलाके में रहने वाले जानवर होंगे, एक स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, वहाँ की उनकी रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी। इसी तरह एक बर्फानी, एक ठंडा इलाका है, वहाँ क्या होगा, उस बर्फानी और ठंडे इलाके की जो इन्वायरमेंट है ना, उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा, जिसमें मतलब है कि ऐसे जानवर और ऐसे पौधे होंगे कि जो सख्त सर्दी भी बर्दाश्त कर सकते होंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे जो ठंड में भी रह सकते हैं। तो हर इन्वायरमेंट का अपना अपना एक इकोसिस्टम है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, इसका इकोसिस्टम जो है वो एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। वही पिछली लेक्चर वाली बात है कि जो मैंने आपको कहा था कि उसमें हमने कहा था कि आपकी इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, मतलब आपके माहौल में इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो 2 किस्म की हैं, बायोटिक जो जानदार हैं और एबायोटिक जो बेजान हैं। और इसी तरह आपके इकोसिस्टम, मतलब आपका एक इकोसिस्टम है इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब उसमें जानदार चीजें भी रह रही हैं और बेजान भी है। अब इकोलॉजी से क्या मुराद है? इकोलॉजी बेसिकली स्टडी है। स्टडी किस चीज की है? स्टडी है या साइंस है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट।
ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जानदार चीजें, इनका जो अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन या माहौल के साथ जो रिलेशनशिप है, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि इकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है कि जो जो इकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहा हो, मिसाल के तौर पर, तो हम क्या कहते हैं, मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बंदा जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है ना, ये उसकी स्टडी करता है ये बंदा, इसलिए इसकी डिग्री का नाम इकोलॉजी है। एमएस इकोलॉजी कर रहा है या इसकी इकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। तो इकोलॉजी क्या है, बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप जो है उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अब हैबिटेट, हैबिटेट इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा है। जुनेद, मैं आपसे आखिर में सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं ये लेक्चर जो है वो कवर करके ना फिर आता हूँ आपके सबके क्वेश्चंस पे। अभी हैबिटेट, हैबिटेट से क्या मुराद है? हैबिटेट कहते हैं हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स से मुराद है द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ये एक एक पॉइंट के जो पॉइंटर्स हैं ना, ये सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। The location or place where an organism lives and grows is called its habitat. Habitat से मुराद उसका माहौल या उसका क्या कहते हैं उसकी लोकेशन, उसका एक ऐसा माहौल कि जहाँ पर वो कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वो उसकी परवरिश हो रही है, इसीलिए इसे नेचुरल होम ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? नीचे ऑप्शन है इकोसिस्टम, इकोलॉजी, हैबिटेट, या कोई और चीज होगा, तो आपने लिखना है हैबिटेट। भाई हैबिटेट कहते हैं नेचुरल होम ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, ये कुदरती घर है ऑर्गेनिज्म का, वो इलाका, वो जगह जहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स या वो लिविंग थिंग रह रही है, उसको, उसके घर को, उस जगह को, उस इलाके को हैबिटेट कहते हैं। द लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अब हैबिटेट की मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ किस्में हैं। कौन कौन सी हैं भाई? हमारे पास जो बुक्स में डिफाइन की गई हैं वो है वेट लैंड, एक ऐसी ज़मीन, गीली ज़मीन जो आपके समंदर, दरिया या चश्मे या ये जो नहरें होती हैं, इसके साथ जो इलाके होते हैं, जो ज़मीनें आबाद होती हैं, उनको वेटलैंड कहते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट आपके जंगलात हैं, डेज़र्ट आपके सहरा हैं, ग्रासलैंड ऐसी जगह के जहाँ पर मतलब है कि वो घास वाली बिल्कुल ही आपको सरसब्ज़ नज़र आएगा, सब्ज़ा ही सब्ज़ा और छोटे-छोटे घास होगा। और टुंड्रा जो है वो एक इलाका है। टुंड्रा कहते हैं, टुंड्रा एक ऐसी जगह है जो बहुत सख्त बर्फानी और सख्त ठंडी जगह होती है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि वेटलैंड क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेस वेयर वाटर इज मोस्टली प्रेजेंट, कि ऐसी जगह के जहाँ पर पानी हर वक्त मौजूद होता है। पानी मतलब वो ऐसी जमीन या ऐसी जगह जहाँ पर उसके साथ पानी मौजूद होगा। अब नीचे जो दूसरी लाइन लिखी हुई है वो बताया गया है कि वेटलैंड में कौन-कौन से, मतलब वेटलैंड एक हैबिटेट है, एक लोकेशन है, एक प्लेस है। यहाँ पर कौन-कौन से एनिमल्स रहते हैं? वहाँ काउज़ रहती हैं, बुफैलोज़ रहते हैं, गोट्स, फ्रॉग्स और ये डक्स और ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ये आपके उस वेटलैंड, उस इलाके में रहते हैं। और उस इलाके में जो पौधे हैं या जड़ी-बूटियाँ हैं या जो प्लांट्स हैं, वो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं? वो हैं कॉटन, व्हीट और राइस, ये इन इलाकों में पाए जाते हैं। इसका एमसीक्यूज़ इस तरह बन सकता है कि कॉटन, व्हीट एंड राइस आर अबंडेंटली फाउंड इन, नीचे ऑप्शन होगा वेटलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट या ग्रासलैंड। या आपको लिखा जाएगा, नीचे कहा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंटली फाउंड इन वेटलैंड। नीचे ऑप्शंस में एक कॉटन होगा या व्हीट होगा। इसी तरह आपके पास फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट किसे कहते हैं? फॉरेस्ट जो है वो जंगलात हैं। अब फॉरेस्ट्स एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर्स ऑफ वाटर, कि ये कुदरती तौर पे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो जंगलात होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। आपकी बारिशें अगर हो रही हैं तो वो बारिशों का भी पानी ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी तरह ज़मीन से भी काफ़ी हद तक ये पानी जो है वो ले रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इन इलाकों में कौन-कौन से एनिमल्स रहते हैं? उसमें स्पाइडर्स, मकड़ियाँ, मंकीज़, बंदर, इसी तरह आपकी जो गुलहरी है, इसी तरह चीता हो गया, ये शेर चीता हो गया, ये फॉरेस्ट जंगलात में रहते हैं। और इस इलाके में प्लांट्स कौन-कौन से पाए जाते हैं? इसमें फंजाई और मॉसेस, ये 2 जो है इम्पोर्टेंट है।
कि फंजाई एंड मॉसेस आर एबंडेंटली फाउंड इन, नीचे ऑप्शन वेटलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट या ग्रासलैंड, आपने वहाँ फॉरेस्ट पे टिक करना है। इसी तरह आपका डेजर्ट है। डेजर्ट कौन सी जगह होती है कि वह एक सहरा, सहरा क्या होता है, वो ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और खुश्क माहौल होता है, वेरी हॉट एंड ड्राई। अच्छा, यहाँ पर दूसरी लाइन देखें, फिर मैं पहली लाइन आपको बताऊंगा। दूसरी लाइन है कैमल। यहाँ के जो मशहूर जो एनिमल्स हैं वो हैं कैमल है, स्नेक सांप यहाँ है, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लिजर्ड जो है छिपकली वगैरह, या ये इस किस्म के जो एनिमल्स हैं वो इस हैबिटेट में रहते हैं। अब इस हैबिटेट में जो मशहूर किस्म के जो वो होते हैं, पौधे होते हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। कैक्टस, ये जिजीफस और पाम और एकेशिया और अपुंशिया, ये इनके नाम हैं। ये इस किस्म के जो पौधे हैं ये सहरा में अक्सर पाए जाते हैं। अब आ जाए इसी डेजर्ट की पहली लाइन पे, वेरी हॉट एंड ड्राई, इसके आगे जहाँ लिखा हुआ है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल लफ्ज है, ये आपकी बुक में एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, पॉइंट टू रिमेम्बर या पॉइंट टू फोकस, मतलब एक इंपॉर्टेंट फोकस का पॉइंट दिया हुआ है कि नॉकटर्नल से क्या मुराद है। नॉकटर्नल, नॉकटर्नल्स जो है ना, नॉकटर्नल्स वो एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं, ऐसी कंडीशन या जिसमें वो बेसिकली इन डेजर्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, कि वो जो एनिमल्स जो स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, के वो दिन के टाइम सोते हैं ड्यू टू हॉट वेदर, क्योंकि सहरा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं सहरा में, जो जानवर पाए जाते हैं वो अक्सर दिन के टाइम सोते हैं, एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात को बाहर आते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो ऐसी कंडीशन को नॉकटर्नल कहते हैं। तो डेजर्ट नॉकटर्नल कंडीशन इज फाउंड इन विच हैबिटाट, हैबिटेट, इसके नीचे ऑप्शन होगा वेटलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, तो आपने डेजर्ट लिखना है कि नॉकटर्नल कंडीशन जो है डेजर्ट में पाई जाती है। या आपसे पूछे कि व्हेन एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, इट इज कॉल्ड, नीचे चार ऑप्शन होंगे उसमें आपने नॉकटर्नल ऑप्शन टिक करना है। इसी तरह अब आपकी ग्रासलैंड पर आ जाते हैं। ग्रासलैंड क्या होता है, ऐसी जगह पर जहां पर मतलब है कि घास वगैरह बहुत ज्यादा होगा। आपने मतलब है कि पिक्चर्स में, मूवीज में ऐसी जगह देखी होंगी कि जिसमें सब्जा ही सब्जा है, और वहां पर जानवर जो है उस घास में मतलब है कि ठहरे हुए हैं, और एक किस्म का सीनरी का एक बड़ा अच्छा सा वो बना होता है, सीन बना होता है। तो वो उस जगह को ग्रासलैंड कहते हैं। वहाँ लाइन, जेब्राज, जराफा, रैबिट्स, ये जो है वहाँ के मशहूर एनिमल्स हैं। अच्छा, ग्रास ऑफ टाइप, ये जो इसकी दूसरी लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रास ऑफ टाइप्स पर्पल नीडल ग्रास, ये एक एमसीक्यूज भी है कि भाई पर्पल नीडल ग्रास किस हैबिटेट में पाया जाता है। ये एक ग्रास, एक घास की एक ऐसी किस्म है कि जो बिल्कुल सुई की तरह होती है, बिल्कुल पतली सी, और इसको पर्पल नीडल ग्रास कहते हैं, उस घास का नाम है। इसी तरह वाइल्ड ओट्स और फॉक्स टेल एंड बफेलो ग्रास, ये उस घास की किस्मों के नाम है। आर अबंडेंटली फाउंड इन सच हैबिटाट, ये इस इलाके में पाए जाते हैं। ये ग्रास, ये जो घास के नाम है ये सारे हैं ना, पर्पल नीडल ग्रास। इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि फॉक्सटेल एंड वाइल्ड ओट्स आर, इज, या ये क्या है, आर एनिमल्स, प्लांट्स। अब देखिए नाम तो ये डिफाइन कर रहा है वाइल्ड ओट्स और फॉक्स टेल। फॉक्स लोग समझेंगे कि लोमड़ी है और इसलिए फॉक्स एनिमल पे टिक कर देंगे। तो वाइल्ड ओट्स और फॉक्स टेल जो है ये आपके पास घास की किस्में हैं, दे आर टाइप्स ऑफ ग्रास। अगर ग्रास वहां ना लिखा हो तो वहां प्लांट्स लिखा होगा, तो आपने प्लांट पे टिक करना है। इसी तरह टुंड्रा, टुंड्रा जो आपका एक ऐसा इलाका है कि जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड एंड विंडी, और बड़ी तेज हवाएं चल रही होती हैं। इस इलाके में इट इज़ अ ट्रीलेस एरिया, इस इलाके में आपके पास दरख्त भी नहीं होते। यहाँ आपके पास लैंड कवर्ड विद आइस एंड स्नो, यहाँ आपके पास जो है जो ज़मीन है वो बर्फ़ से और क्या कहते हैं, हाँ, इससे बर्फ़ से और स्नो से कवर होती है। इस इलाके के जो मशहूर जानवर हैं वो हैं सील्स, पोलर बियर, पोलर बियर मतलब बर्फानी रीछ, और स्नो फॉक्स, और डॉग्स विद लॉन्ग फर, जिनके बड़ी-बड़ी मतलब वो होती है, खाल होती है, ऐसे किस्म के जो जानवर हैं वो। और प्लांट्स सच एज़ मॉस, विलो और बेरबेरी, इस किस्म के जो पौधे हैं वो इस टुंड्रा हैबिटेट में पाए जाते हैं। अच्छा, अब
हमारा जो तीसरा चैप्टर था इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड हैबिटेट, ये भी अब हमारा खत्म हो गया है। हमारे 2 या 3 स्लाइड्स पे ये सारे चैप्टर्स हैं। अब हम अपना चौथा चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नहीं है बेसिकली, ये टॉपिक्स हैं जो जिनको हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपकी आसानी के लिए आपको पता हो कि मैंने ये एरियाज स्टडी करने हैं। और इस अगर ये 7 एरियाज मैंने स्टडी कर लिए तो मेरा पूरा इन्वायरमेंट का पोर्शन जो है वो हल हो जाएगा। अब एडाप्टेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स, एडाप्टेशन से क्या मुराद है? एडाप्टेशंस कहते हैं कि मतलब अपने आप को किसी जगह ढाल लेना। अब लिविंग थिंग्स अडॉप्ट देमसेल्फ ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो लिविंग थिंग्स है ना, हमारे पास जानदार चीजें हैं, ये तो अपने आप को जब जब इन्वायरमेंट आपका माहौल तब्दील होता है ना, तो ये जो जितनी भी जानदार चीजें हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं अपने आप को। जैसे मिसाल के तौर पर हम इंसान, गर्मियों में हमारे कपड़े और होते हैं, हम कोई और चीज़ पहन रहे होते हैं, जबकि सर्दियाँ जब आती हैं तो हम जैकेटें भी निकाल लेते हैं, हमारी रज़ाइयाँ भी निकल आती हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस माहौल के मुताबिक चेंज कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को एडॉप्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह एडाप्टेशंस, लिविंग थिंग्स की एडाप्टेशंस जो है वो बेसिकली 3 किस्म की होती है। एक फिजिकल एडाप्टेशन है, एक बिहेवियरल एडाप्टेशन है और तीसरी डेली एडाप्टेशन। अच्छा, फिजिकल एडाप्टेशन क्या कहते हैं? फिजिकल एडाप्टेशन कहते हैं कि चेंजेस इन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, ऐसी तब्दीली या ऐसे मतलब इन्वायरमेंट, माहौल को देखकर एक जानदार के अंदर ऐसी तब्दीली आ जाए कि जो उसके वाज़े हो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से, मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। इसकी मिसाल है कि डॉग्स शोइंग टीथ। अब मिसाल के तौर पर अब डॉग एक कुत्ता जो है वो एक गली में ठहरा है मिसाल के तौर पर, लेकिन जैसे आप उसके सामने से गुजरते हैं वो टीथ जो है वो अपने शो करना शुरू कर देता है। मतलब है कि डॉग यहाँ खतरा महसूस कर रहा है कि शायद ये इंसान या ये आदमी मुझे मारे, तो इसलिए वो अपने आप को माहौल के मुताबिक तब्दील करके वो उसकी शक्ल जो है वो गुस्से वाली बन जाएगी या वो दांत निकालना शुरू कर देगा। तो वो अपने आप को उसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। ये जो शक्ल में तब्दीली आती है, इसी को इसको फिजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। इसकी दूसरी मिसाल हमारे पास टर्टल है। टर्टल कहते हैं कछुए को। आप लोगों ने देखा होगा कि कछुआ जो है, जब भी उसके आप करीब जाए या उसको पकड़ने की कोई कोशिश करे, तो वो जो अपना सर और पाँव है वो अपने शेल के अंदर डाल देता है। वो एक खोखला सा शेल की तरह बन जाता है, क्योंकि वो समझता है कि खतरा है, इसलिए अपने आप को छुपाने के लिए वो फिजिकल चेंज जो है वो ले आता है। बिहेवियरल चेंज कौन सी है? वो ऐसी चेंज है कि जो कुछ बिहेवियर्स जो मतलब है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो अपने बिहेवियर या रिस्पॉन्सेज की वजह से उसकी वो चेंज आए। ये बिहेवियरल जो चेंज है ना, इसकी जो डिटेल से आगे एक्सप्लेनेशन है, वहाँ आपको समझ आएगी कि बिहेवियरल चेंज किसे कहते हैं। अभी आप फिजिकल एडाप्टेशन समझे कि एक ज़ाहिरी तौर पर शक्ल में तब्दीली हो जाना, उसको फिजिकल एडाप्टेशन कहती हैं। डेली एडाप्टेशन एक ऐसी किस्म है कि जो मतलब है कि चेंजेस दैट अकर डेली, ऐसी तब्दीली की जो रोज़ होती हो। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि मिसाल के तौर पर आपने ऐसे पौधे देखे होंगे, प्लांट्स है, फ्लावर्स, मतलब ऐसे फूल होंगे कि दैट ओपन अप इन डे लाइट, कि वो जो सुबह के वक्त होता है या सुबह की रोशनी होती है, उस टाइम वो फूल जो है वो खुल जाता है, मतलब, और जब रात होने लग जाती है तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ ये जो मैंने आपको जानवर जानवर बताए थे जो डेजर्ट में हैं, ये भी रात सुबह के टाइम सोते हैं और रात के टाइम आते हैं। ये ऐसी तब्दीली है कि जो डेली रूटीन वाइज होती है, कि डेली ये चीज़ हो रही होती है। डेली मतलब वो फूल जो है वो सुबह के टाइम खुलता है और रात के टाइम बंद होता है। इसी तरह ये डेली जो जानवर हैं, ये सुबह के टाइम सोते हैं और रात के टाइम मतलब है कि खाने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब तीसरी जो हमारी थी ना बिहेवियरल चेंज, उसकी एग्जांपल्स हैं। उसकी पहली पहली मिसाल है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे कहते हैं? कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हिजरत करना। आपने देखा होगा कि जानवर और परिंदे जो हैं वो एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर देखें पिक्चर में, कि यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि परिंदे जो हैं वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। बेसिकली ये हिजरत क्यों होती है?
इट अकर्स इन सर्च ऑफ फूड, ये खुराक की तलाश में होती है, एंड वार्मर वेदर या गर्म मौसम की तलाश में होती है। मतलब एक जगह पर मौसम तब्दील हो रहा हो तो ये जो परिंदे हैं या ये जो माइग्रेशन हो रही होती है बेसिकली वो वार्मर वेदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ये परिंदे। बर्ड्स जो है माइग्रेट इन ऑटम सीजन, वो खिजा के मौसम में जो है परिंदे माइग्रेट करते हैं। इसी तरह फिश फिश जो है मछलियां जो है वो डीपर एंड वार्मर वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। और कुछ एनिमल्स जो माइग्रेशन करते हैं उनमें वेल्स हैं, बटरफ्लाइज, बैट्स, और ये जो आपके जितने जानवर दिए हुए हैं मतलब ये सारे जो है ये माइग्रेशन करते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हमारे पास है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कैसे कहते हैं? हाइबरनेशन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। हाइबरनेशन कहते हैं कि एक गहरी नींद में चले जाना, एक स्टेट ऑफ ऐसी स्टेट में चला जाना जिसमें कुछ भी ना करना, इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करते। ये मोस्टली जो जानवर है ना वो सर्दियों में, सब जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो जानवर जो है वो गहरी नींद में चले जाते हैं या ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि जहाँ बिल्कुल इनएक्टिविटी हो। uh, इस द एनिमल्स गो इनटू डीप स्लीप, वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स ड्रॉप डाउन, उनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी गिर जाता है। और अपना क्या कहते हैं, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लोज डाउन, और उनकी जो हार्ट की जो बीट है, दिल की धड़कन, वो भी कम हो जाती है, और जो सांस लेने जो ले रहे होते हैं वो भी कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनकी एनर्जी जो है वो बच जाए। इनकी मिसाल है बियर्स, मतलब भालू वगैरह, फ्रॉग्स, ये जो मेंढक है ये, और सम बैट्स, बैट्स कहते हैं चमगादड़ को, चमगादड़, ये कुछ जो है ये हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन बेसिकली होती है विंटर सीजन। इसी तरह आपके पास एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन भी एक इनएक्टिविटी की स्टेट है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दे बोथ आर सिमिलर, लेकिन फर्क इनमें ये है कि हाइबरनेशन विंटर पीरियड में होती है और एस्टिवेशन जो है इट अकर्स इन समर और ड्राई सीजन, मतलब गर्मियों में या खुश्क जो मौसम होता है उसमें ये जो कुछ जानदार हैं ये डीप स्लीप में चले जाते हैं। अब इनमें फर्क सिर्फ यही है कि एस्टिवेशन जो है वो समर, गर्मियों में या ड्राई सीजन में होती है, और जबकि हाइबरनेशन है वो आपके पास विंटर सीजन में होती है। इसी तरह इसके जो एग्जांपल्स दी हुई है कि रेप्टाइल्स, स्क्विरल्स, टोड्स, ये कुछ ना इन चीज़ों के नाम हैं, बस ये आपने थोड़े याद रखने हैं कि ताकि अगर कोई एमसीक्यूज इससे ऊपर नीचे आता है तो आपको ये चीज़ें पता हो। इसके अलावा हमारे पास जो है एक चौथी कंडीशन है बिहेवियरल चेंज की, उसे कहते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक जानदार या जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह तब्दील करते हैं कि वो उस माहौल के इन्वायरमेंट में, मतलब है कि उस अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक वही रंग इख्तियार कर लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल आपको दी हुई है कि एक भालू है। अब जैसे बर्फानी जो रीच है ना, बर्फानी रीच, अब ये क्या करता है कि जो बर्फ है, मतलब ऐसा इलाका, ठंडा इलाका जहाँ पर बिल्कुल बर्फबारी हो और पीछे सब कुछ बैकग्राउंड में वाइट हो, तो इसकी जो मतलब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, खाल है, जो फर है, वूल जिसे हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है, ताकि ये मतलब है कि समझ ना आ सके ये कंडीशंस। बाज जैसे हमने वो सुना है ना कि ये बंदा या ये चीज गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट एक ऐसी चीज है कि जो मतलब अपने बैकग्राउंड को देखकर रंग बदल रही होती है, कि मतलब ताकि उसकी पहचान ना हो इस तरह। अब आपने देखा होगा कि कुछ स्नेक्स जो है, स्नेक्स ऑफ सैंड कलर, सैंड कलर कहते हैं ये जो रेत का, ये मिट्टी का जो कलर है, इस कलर के कभी आपने स्नेक मतलब है कि देखे हो ब्राउन कलर के, वो जो डेजर्ट्स में मतलब होते हैं, वो नजर भी नहीं आते। ये बाज एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को खुद तब्दील करते हैं, और बाज एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनके कलर खुद ब खुद नेचुरली तौर पे उसी तरह होते हैं। अब ये इसका मकसद क्या होता है कैमोफ्लेज, इस बिहेवियरल चेंज का? इसका मकसद ये होता है कि हेल्प्स टू हाइड फ्रॉम एनिमीज, कि अपने दुश्मनों से बचा जा सके, एंड अटैक द प्रे अननोटिस्ड, और अचानक अपने जो शिकार है उस पे हमला किया जाए। अब जानबूझ के मतलब वो अपना कलर तब्दील करते हैं ताकि उनका जो शिकार है जब वो उनके सामने आए तो उस पे अचानक हमला कर सके। ये आपके पास बिहेवियरल चेंज है। इसके बाद पांचवी जो आपके पास बिहेवियरल चेंज है वो है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी एक ऐस इसको अलग है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। ये पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब कि जिस टाइम प्लांट्स जो है वो इनएक्टिव हो जाए।
पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, ऐसा पीरियड कि जिसमें प्लांट्स अपनी इनएक्टिविटी की स्टेट में चले जाएं, उसको डोर्मेंसी कहते हैं। इस पीरियड में प्लांट्स जो है वो अपने पत्ते जो है वो गिराना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एडाप्टेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स हमने चौथा चैप्टर भी कवर कर लिया। अब हमारा फूड चेन एंड फूड वेब, ये एक बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब 3-4 मिनट का है। फूड चेन किसे कहते हैं? खुराक की एक चैन, एक मतलब एक पूरा लिंक बना हुआ है, लिंक का कनेक्शन है। फूड चेन इज द ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर है या एक ऐसा कनेक्शन है इन विच एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, कि जिसमें जो एनिमल्स हैं ना, जानवर, वो पौधे खाते हैं और दूसरे चीजों को मतलब वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ये एक पूरी चैन, चैन हमें किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना कि ये चैन है, मतलब है कि मैंने एक चैन खरीदी। वो चैन क्या होता है? वो लिंक, एक दूसरे के साथ लिंक कनेक्ट होते हैं, वो लिंक आपस में कनेक्ट होकर एक पूरी चेन बनाते हैं। अब ये पूरी चेन क्या होती है? अब मिसाल के तौर पर घास है। अब लिंक, अब इसमें चेन में पहली पहली चीज क्या है? घास है। उसके बाद है बकरी। अब बकरी ने घास को खाया, अब उस बकरी को शेर ने खाया, ठीक है। अब उस शेर को किसी और ने खा लिया, मिसाल के तौर पर जब वो मर जा रहा है तो कोई और खा रहा है। ये एक पूरा कनेक्शन बन रहा है और एक पूरी चेन बन रही है, फूड की चेन, मतलब ऐसी चेन के जिसमें खुराक जो है वो पूरी एक सर्कल या साइकिल के तहत जो है वो चल रही है। इसमें हमारे पास सन जो है ना, द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो सूरज है वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड चेन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज सन। सूरज किस लिए प्राइमरी सोर्स है? सूरज इसलिए प्राइमरी सोर्स है क्योंकि जो पौधे हैं, पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी से बनाते हैं। प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सन एंड प्रिपेयर फूड। अब प्लांट्स ने कहाँ से एनर्जी ली? सन से। अब इसलिए पहली पहली एनर्जी किसके पास है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ? सन हुआ। उस सन से एनर्जी किसने ली? प्लांट्स ने। अब दूसरी, अब इन प्लांट्स को फिर किसने खाया? देन एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स। जो क्या कहते हैं, जानवर है ना, उन्होंने ये प्लांट्स को खाया। अब उन एनिमल्स को देन अदर एलिमेंट्स ईट दीज एनिमल्स। जो दूसरे जानवर है ना, बड़े जानवर, वो फिर इन्हें छोटे जानवरों को खाएंगे। इसी तरह उन छोटे जानवरों को कोई और, बड़े जानवरों को कोई और खाएगा। ये एक पूरा कनेक्शन चलता जा रहा है। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका सूरज है, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से जो क्या कहते हैं, पौधे हैं वो खुराक बनाएंगे, फिर वो उन पौधों को कोई जानवर खाएगा, फिर उस जानवर को कोई और जानवर खाएगा। इस तरह कनेक्शन बनता जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो नीचे ग्रीन लाइन से हाईलाइट है, ग्रीन राइटिंग से, कि एवरी ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ लिंक। कि हर जानवर या हर ऑर्गेनिज्म जो इस पूरी फूड चेन है ना, इसमें, उसको लिंक कहते हैं। नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि सन है, सन ग्रास जो है उसने सूरज की रोशनी से, मतलब घास ने फूड प्रिपेयर की, फिर ग्रास हॉपर ने घास खाया, फिर फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खा लिया, फिर आखिर में स्नेक जो है उसने फ्रॉग को खा लिया, और आखिर में हॉक एक है, उसने फिर स्नेक को खा लिया। ये पूरी एक फूड चेन बन रही है। इसके बाद है फूड वेब। फूड वेब आपकी किसको कहते हैं? कि सेवरल फूड चेन्स कनेक्टेड विद ईच अदर मेक अ फूड वेब। जब बहुत सी फूड चेन्स, इसी तरह बहुत सी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो ये पूरा एक फूड वेब बनता है। जैसे ये डायग्राम में देख रहे हैं कि फूड वेब में मतलब कोई प्रॉपर चेन नहीं है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, मतलब ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है। वेब कहते हैं जाल को। ये एक पूरा खाने का जाल है कि कोई किसी को खा रहा है और कोई किसी को खा रहा है। इस पूरे चीज को जो है हम फूड वेब कहते हैं। अच्छा, आपका 5वां चैप्टर भी कंप्लीट मैंने कर लिया है। आखिरी दो जो चैप्टर्स हैं, लेयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी आपकी कुछ एक्सरसाइज एमसीक्यूज हम करते हैं, टाइम टू डू सम एक्सरसाइज एमसीक्यूज। इसमें पहला पहला, ये पहले कल वाला लेक्चर और आज के लेक्चर को मिलाकर ये एक्सरसाइज है। अब यहाँ बताएं कि आइडेंटिफाई द एबायोटिक कंपोनेंट इन द फॉलोइंग: लाइन, एप्पल, वाटर वेपर्स और बीटल। ए आइडेंटिफाई मतलब मालूम करें ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट इनमें से कौन सा है? ए बायोटिक किसे कहते हैं? दो थे कंपोनेंट हमारे पास। बायोटिक मींस लाइफ वाले, जिनकी जिंदगी हो, जानदार, और ए बायोटिक बेजान। अब इन चार ऑप्शंस में से बेजान कौन से हैं? लाइन, एप्पल, वाटर वेपर्स और बीटल। यहाँ पर आपके पास वाटर वेपर क्या है?
बुखारात, पानी के बुखारात जो है वो बेजान है, इसलिए वाटर वेपर्स है। ये क्वेश्चंस मैं आप सबसे एंड में लूंगा, मैं ये एक्सरसाइज बस कंप्लीट कर लूँ, मेरा ये खत्म होने वाला है। दूसरा आपका एमसीक्यूज है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म। ऐसा रिलेशनशिप के जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन दोनों को फायदा हो और कोई भी नुकसान ना हो, किसी को भी नुकसान ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन था? वो म्यूचुअलिज्म था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि म्यूचुअल, जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, तो दूसरे का आंसर है म्यूचुअलिज्म। अब हमारे पास है थर। थर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इन्वायरमेंट। थर कैसे कहते हैं? थर हमारे पास एक सहरा है, सहरा का नाम है। और थर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इन्वायरमेंट, सहरा नीचे कौन सा है? डेजर्ट। इसका आंसर हो गया डेजर्ट। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड इज एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज की एग्जांपल है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मॉस्किटो अगर जो है ह्यूमन ब्लड को फीड कर रहा है तो ये किसकी एग्जांपल है? प्रीडेशन। प्रीडेशन में हमने कहा था कि प्रे और एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है, वो लाइन की कहानी, लाइन का किस्सा, उसको छोड़ दें। म्यूचुअलिज्म हम ऊपर बता गए हैं कि म्यूचुअलिज्म वो चीज़ है कि जिसमें दोनों को फायदा हो। यहाँ पर पैरासाइट, पैरासिटिज्म बचता है, पैरासिटिज्म जिसमें पैरासाइट इन्वॉल्व हो, और मॉस्किटो एक पैरासाइट है, इसलिए इसका ऑप्शन पैरासिटिज्म है। अब नीचे है, देयर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। एक कुदरती माहौल की कितनी इकसाम होती हैं या कितनी किस्में हैं, टाइप्स हैं? तो इसका ऑप्शन है 2, इक्वेटिक। कुदरती माहौल दो किस्म का है। इक्वेटिक वो माहौल के जो समंदर के अंदर है या पानी के अंदर, इक्वेटिक कहते हैं पानी, एक्वा कहते हैं पानी को। इक्वेटिक है पानी के अंदर वो माहौल जो पानी के अंदर है, एंड टेरेस्ट्रियल वो माहौल के जो पानी के बाहर जो जमीनी माहौल है। दो किस्म के माहौल है। इसके बाद आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, वो है लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आज के जो हम टॉपिक पढ़े हैं उनमें से ये है। लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ऐसी जगह जहां पर वो जानदार रह रहा है उसको क्या कहते हैं? मैंने आपको वही ऑप्शन बताए थे, देखिए वही हमसे किया हुआ है। हैबिटेट, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम या स्पीशीज। इसका आंसर है हैबिटेट। कि ऐसी लिविंग प्लेस, ऑर्गेनिज्म की लिविंग प्लेस जो है उसको हैबिटेट कहते हैं। मैनी फूड चेन्स यूनाइट टू मेक अ, बहुत सी फूड चेन्स जब मिल जाएं तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं फूड वेब। यहाँ पर देखिए फूड साइकिल और फूड वेब, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फूड साइकिल जो है वो एक साइकिल है, मतलब पूरा साइकिल के जिसमें खुराक आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। फूड साइकिल को यहाँ छोड़ दें, हमने वहाँ वैसे पढ़ा भी नहीं है। और यहाँ पर आपका फूड वेब था कि बहुत सी फूड चेन्स जब आपस में मिल जाएं तो वो फूड वेब बनाती हैं। आपका तीसरा एमसीक्यूज यहाँ पे है कि एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, कि ऐसा एनिमल के जो सिर्फ पौधे खाता है उसको क्या कहते हैं? पौधे खाने वाले को क्या कहते हैं? एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। जो पौधे खाता है वो कौन सा है यहाँ हमारे पास? वो हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर वो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसा कंज्यूमर के जो पौधे खा रहा है। अब इसके पास चौथा हमारे पास ऑप्शन है कि इन विंटर मोस्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डिसअपेयर बिकॉज, के मतलब सख्त सर्दियों में बहुत से जानवर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऐसे जानवर के जिनके जो खून जो है वो ठंडा होता है, डिसअपेयर वो गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं सर्दियों में? क्यों गायब होते हैं सर्दियों में? सर्दियों में इसलिए गायब होते हैं क्योंकि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेट। अगर गर्मियों में जाएंगे या ड्राई सीजन में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो एस्टिवेट होगा, एस्टिवेट आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। आखिरी पांचवा एमसीक्यूज है कि द मीट ईटर्स आर आल्सो नोन एज, कि जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कार्निवोर्स। उन जानदार को कार्निवोर्स कहते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो गया। अब जो मेरे वो पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने हैंड्स रेज किए थे वो फिर दोबारा, मतलब उनके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। हमारे पास 3.5 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग के एंड होने में। आप अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी हैंड रेज करें, मैं उनसे सबसे पूछता हूँ। जी साजिद, जल्दी जल्दी अपने आप को, आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर ये फूड चेन है, फूड वेब है, इसमें ह्यूमन कोई भी नहीं है, वो किस में होंगे? और दूसरा ये है कि वो ग्रास चेन जो सर आपने पढ़ाई थी उसकी समझ नहीं आई सर। ग्रास ग्रास, लैंड था ये, ग्रास लैंड। अच्छा ठीक है साजिद, मैं आपको बताता हूँ। फूड चेन में और ह्यूम, उसके सर उस हाँ हाँ, उसके अंदर तो पूछें उसके साजिद। बारे में हमें पता नहीं है सर सही।
अच्छा, मैं आपके सवाल समझ गया हूँ। फूड चेन में हमारे पास ह्यूमन नहीं था, फूड चेन में हमारे पास ह्यूमन है, क्यों नहीं है? अब देखें, फूड चेन में पहले है सूरज। सूरज की रोशनी से पौधों ने खुराक बनाई। उन पौधों को, मिसाल के तौर पर पौधा है, पौधे को किसने खाया? एक बकरी ने खाया। और उस बकरी को किसने खाया? एक इंसान ने खाया। अब इस फूड चेन में इंसान भी आते हैं, सब कुछ आता है, हर जानदार आता है। अब इंसान को कौन खाएगा? इंसान जब मरेगा तो इंसान की डेड बॉडी कब्र में कौन खाएगा? वो डिकम्पोजर्स, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो खाएंगे। तो ये पूरी फूड चेन में इंसान भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा तारिक जो है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करें। सर काइंडली ये स्लाइड जो थे, जो एमसीक्यूज का था और डॉर्मेंसी और जो फर्स्ट टाइप थी, इनकी सिर्फ स्लाइड वो शेयर कर दे, दोबारा शो कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ठीक है, मैं वो उसको शो कर रहा हूँ और साथ साथ क्वेश्चन भी लेता जा रहा हूँ। तो जी, डॉर्मेंसी, फर्स्ट ठीक, काइंड और ये एमसीक्यू। एमसीक्यूज सारी स्लाइडें जल्दी जल्दी ले लें, यहाँ इस स्लाइड का लें, उसके बाद मैं दूसरे सर को शो बताऊँ। कर, जी ठीक है, हो गया। हाँ और फर्स्ट काइंड डॉर्मेंसी की जो लास्ट काइंड थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हो गया। जी चले ठीक है, थैंक यू। जुनेद आप पूछें। सर जी, मैं ये कह रहा था कि इकोसिस्टम में मतलब इसमें इकोसिस्टम में एबायोटिक आते हैं कि नहीं, और दूसरा ये फंक्शनल यूनिट कैसा है ये मतलब हम नहीं जाने। ठीक है, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में आपके पास दो टाइप कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक, बायोटिक मतलब जानदार भी आते हैं, ए बायोटिक बेजान चीजें भी आपकी उस इकोसिस्टम में आती हैं। आपके उस इकोसिस्टम में मैंने कहा नहीं है, वो जो मतलब है कि आपको वो जो पूरा इन्वायरमेंट होगा उसमें वो आपकी बेजान चीजें भी आ रही हैं। सही है सर, सही है। ठीक है और ठीक है। अच्छा, और कौन हमारे पास बचा हुआ था? बाकियों ने हैंड्स जो है वो डाउन कर दिए हैं। जी, ये एन जो है, आप पूछें। सर ये क्लास का टाइम जरा क्लेरिफाई करें, मैं न्यू हो आ जाए। ठीक है ठीक है, क्लास का टाइम जो है वो आपके साथ क्लेरिफाई किया जाएगा। अभी हीरा आप क्वेश्चन करें। ठीक है। जी हीरा, हमारे पास बस टाइम खत्म होने वाला है, क्लास खुद ब खुद अब एंड हो